कहानी शुरू होती है और सबसे पहले हम सारा के परिवार को देख पाते हैं। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड ब्रायन, सारा के 2 ट्विंस बच्चे हैं जिनमें से लड़के का नाम जेसी और लड़की का नाम केट है। सारा जो कि एक लॉयर है और उसका हस्बैंड ब्रायन एक फायर फाइटर है। ये चारों अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहे हैं, बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे ही दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केट जिसकी तबीयत हमेशा थोड़ी नाजुक रहती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि रातों रात उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। सारा और ब्रायन दोनों इस बात से काफी ज्यादा चिंतित थे। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी को क्या होता रहता है। तो इसीलिए वो केट को लेकर सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर केट का कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद तो शॉकिंग न्यूज देते हैं। वो उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि केट को कैंसर हो गया है। केट इस वक्त बहुत छोटी थी। ये बातें सुनते ही सारा और ब्रायन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि हमें जल्द ही केट का ट्रीटमेंट शुरू करना होगा और उसे बोन मैरो की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लगातार उसके व्हाइट ब्लड सेल्स कम होती जा रही हैं। केट अभी सिर्फ 3 साल की थी और अपनी मासूम सी बच्ची को इस हालत में देखकर दोनों माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। अब सारा और ब्रायन डॉक्टर से कहते हैं कि हम अपनी किडनी केट को देना चाहते हैं और अपना बोन मैरो भी केट के साथ ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि इनके पेरेंट्स की बॉडी केट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। यहाँ तक कि जेसी उसका भाई जुड़वा होने के बाद भी केट के लिए बिल्कुल फिट नहीं था। अब डॉक्टर सारा और ब्रायन को बताते हैं कि हमें केट के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि उसके लिए बिल्कुल फिट हो और उससे मैच करती हो। अब ये दोनों केट की ट्रीटमेंट के फाइट में लग जाते हैं, लेकिन एक दिन डॉक्टर इनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सारा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो आप लोग जल्दी उसे खो देंगे। कहीं न कहीं दोनों बहुत ज्यादा कोशिश कर चुके थे, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। इस पर सारा डॉक्टर से कहती है, क्या आप हमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। वो डॉक्टर के सामने बहुत रोती है कि हमें किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना ही होगा। तभी डॉक्टर इन दोनों से कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन ये काफी रिस्की है और इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं और हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। तभी ब्रायन डॉक्टर से कहता है कि आप पैसों की चिंता तो बिल्कुल मत करिए, हम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि हमें लैब में एक ऐसी बॉडी डिजाइन करनी होगी जो कि केट की बॉडी के लिए बिल्कुल फिट बैठती हो। डॉक्टर कहते हैं कि वो बॉडी जो भी होगी वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखेगी, यानी कि एक इंसान का ही रूप होगी, और जब वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो हम उसकी बोन मैरो और किडनीज को आसानी से केट के साथ ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। लेकिन डॉक्टर फिर से रिपीट करता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन इस वक्त दोनों की आंखों में अपनी बेटी केट को बचाने की जिद थी। वो दोनों डॉक्टर के द्वारा बताए गए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं और फाइनली कुछ ही दिनों में ये काम सक्सेसफुल भी हो जाता है, यानी कि इनके घर में आती है एक और छोटी सी बच्ची। अब ये दोनों इस बच्ची का नाम एना रखते हैं। एना केट और जेसी के साथ बिल्कुल उनकी फैमिली मेंबर की तरह रहती है। देखते ही देखते दिन बीतते चले जाते हैं और अब एना 10 साल की हो चुकी है। एना को अपने बारे में सब कुछ पता है कि आखिर उसका जन्म क्यों और कैसे हुआ है, क्योंकि उसकी माँ सारा ने उसे पहले से सब कुछ बता दिया है और वो हमेशा उसे बीच बीच में याद भी दिलाती रहती है कि वो अपने मकसद को कभी ना भूले, कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आई है, यानी कि केट की जान बचाने के लिए। यहाँ तक कि सारा ने उसके गले में केट की फोटो की लॉकेट भी पहना रखी है ताकि हर वक्त उसके दिमाग में केट का नाम चलता रहे। सारा ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो केट को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी। उसे किसी भी हाल में केट का जीवन चाहिए था, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एना ने आज तक अपनी मनपसंद की कोई भी चीज नहीं खाई क्योंकि उसे बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उसे तो बस उबला हुआ खाना दिया जाता था ताकि वो हेल्दी रह सके और ट्रांसप्लांट के दौरान कोई दिक्कत ना आए। और उसकी माँ सारा उसे हर वक्त टोकती रहती थी। उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कब निकलना है, सब कुछ सारा ही डिसाइड करती थी। उसे बाहर घूमना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हम देखते ही कि जैसे जैसे एना बड़ी होती जा रही थी वैसे ही उसे इन सारी चीजों से चिड़न मचने लगी थी। वो केट को देखकर हमेशा चिढ़ती रहती थी और तो और वो केट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि हमेशा सबसे ज्यादा केट को ही प्यार किया जाता था। एना इन सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आज एना के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो फटाफट अपना सामान पैक करती है और वो घर पर बिना किसी को बताए हुए सीधा बाहर आ जाती है। वहाँ आकर वो एक दुकानदार के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने गले में पहना हुआ लॉकेट निकालती है और उस लॉकेट को उस शॉपकीपर से बेच देती है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं क्योंकि वो काफी कॉस्टली था। वो उन पैसों को लेती है और सीधा आकर लॉयर के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी लॉयर को सुनाती है। वो लॉयर से कहती है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ और मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती और केट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एना लॉयर से कहती है कि मुझे तो इंसाफ चाहिए। वो लॉयर से बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर लॉयर उसकी बात मान जाता है और उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। दरअसल लॉयर पूरी तरह से छानबीन करता है, तब उसे पता चलता है कि बचपन से आज तक न जाने उसके कितने सारे टेस्ट हुए हैं। वो लॉयर से ये भी बताती है कि जल्द ही मेरा बोन मैरो और किडनी केट के साथ ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और यही रीजन था कि लॉयर उसके पेरेंट्स के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। तभी वहीं से जाते
जाते वक्त लॉयर उसे एक और बात याद दिलाता है। वो कहता है कि अगर तुम ये केस जीत गई तो तुम्हारी बहन यानी कि केट उस दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगी, वो हमेशा के लिए मारी जाएगी और उसकी वजह कहीं न कहीं तुम होगी। लॉयर की ये बातें सुनकर एक पल के लिए तो एना ठहर जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो कहती है मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, मैं अब और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। और वहीं पर हमें एक बात हैरान करती है, यानी कि जैसी जो कि केट का भाई था वो पूरी तरह से इस चीज में एना का साथ दे रहा था। वो एना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें इग्नोर किया है वैसे ही उन्होंने मुझे भी इग्नोर किया है और अब मैं भी तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सारा और ब्रायन को देखते हैं जो कि इस वक्त डॉक्टर के केबिन में मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब वक्त आ चुका है ट्रांसप्लांट का और हमें जल्द से जल्द एना को यहाँ लाना होगा ताकि हम अपना प्रोसेस शुरू कर सके। सारा तो इस बात के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अभी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में था, लेकिन सारा के कहने पर वो हमें सर हिला देता है और कहता है हम आज ही एना को लेकर हॉस्पिटल आ जाएंगे। इससे पहले कि सारा और ब्रायन आगे कुछ एक्शन ले पाते उनके पास पहुंच जाता है कोर्ट का नोटिस जिसमें ये लिखा था कि एना उनके ऊपर केस करना चाहती है। और ये नोटिस पढ़ते ही सारा तो आग बबूला हो जाती है। वो एना के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बहुत शाउट करती है। तभी सारा चिल्लाते हुए एना से कहती है क्या तुम अपनी बहन को नहीं बचाना चाहती? एना कहती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी हाल में मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करना चाहती। वो कहती है मुझे जीना है और सिर्फ अपने लिए जीना है। एना की इतनी कड़वी बातें सुनकर सारा बहुत नाराज हो जाती है। वो उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। अब ये खबर पूरे परिवार में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि केट को भी इस बारे में पता चल चुका था। लेकिन जब हम केट को देखते हैं तो वो इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश थी और वो एना के ऊपर बहुत प्राउड होती है। केट कहती है मुझे गर्व है अपनी बहन के ऊपर जो कि अपने लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आई है तो उसे भी पूरा का पूरा जीने का हक है, क्योंकि केट अपनी वजह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और एना को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो हमेशा इस चीज के खिलाफ थी, लेकिन अपने माँ के इंसिस्ट करने पर वो हमेशा उनकी बातों को मान जाया करती थी। वही हम ब्रायन को देखते हैं जो कि एना के इस डिसीजन से थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। कहीं न कहीं ब्रायन को एना का डिसीजन सही लग रहा था। वो सारा को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस समय आग बबूला थी। वो इस वक्त किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि सारा किसी भी हाल में केट की जिंदगी वापस लाना चाहती थी। वो उससे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। सारा सोच लेती है कि मुझे किसी भी हाल में एना को मनाना ही होगा। वो रात को सबके लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती है, यहाँ तक कि एना के लिए उसकी मनपसंद चीज बनाती है। तभी वह एना से कहती है कि आखिर तुम अपनी बहन की जिंदगी क्यों नहीं बचाना चाहती? इस पर एना कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा और क्या मुझे जीने का हक नहीं है? वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं केट को बचाना चाहती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं करना चाहती। और इतना कहकर बहुत ही गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। ब्रायन को एना के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं न कहीं अनजाने में उनसे गलती हुई है। उन्होंने केट के चक्कर में हमेशा अपने दोनों और बच्चों को इग्नोर कर दिया है और जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ब्रायन एना को मनाने के लिए उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो एना से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या खाना है? मैं आज कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊंगा। और वो एना का मनपसंद फूड ऑर्डर करता है। एना को इस तरह से खाते हुए देखकर उसे एना पर तरस आने लगता है। ब्रायन की आंखों में साफ दिख रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है और मन ही मन वो सोच लेता है कि वो एना का साथ देगा। वैसे तो उसे केट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन एना भी तो उसकी बेटी ही थी जो कि उसके साथ बचपन से रह रही थी। ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ पर सारा ब्रायन से पूछती है क्या तुमने एना को मना लिया? इस पर ब्रायन कहता है कि मैं उससे कोई भी जिद नहीं करना चाहता। वो कहता है एना की अपनी भी जिंदगी है, वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकती है, हमें उस पर कोई भी जोर नहीं डालना चाहिए। ब्रायन सारा से कहता है कि अब मैं एना से इस बारे में कोई और बात नहीं करूंगा और कभी भी नहीं, लेकिन सारा मन ही मन ठान लेती है कि वो उसकी जिद तुड़वा के रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सारा सबसे पहले उसके हायर किए गए लॉयर से मिलने जाती है। वो लॉयर से मिलते ही उसे बताती है कि तुम एना को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इस पर लॉयर कहता है मैं तो एना को जानता भी नहीं था, इवन वो खुद ही मेरे पास आई है और मैं हर हाल में उसका साथ देना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सारा कहती है मैं खुद भी एक लॉयर हूँ और मुझे पता है कि एना की एज अभी 14 साल से कम है और कोर्ट उसे अकेले रहने की अनुमति कभी नहीं दे सकती। जब तक कि एना 14 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ेगा, यानी कि हमारे साथ। इस पर लॉयर कहता है कि मुझे पता है कि एना के साथ क्या क्या हुआ है, यहाँ तक कि मैंने उसकी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, जिसमें उसे बहुत सारे दर्दनाक टेस्ट से गुजरना पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में न जाने कितने सारे इंजेक्शंस लगाए गए हैं और इतनी कम उम्र की होने के बावजूद इसकी बॉडी से ब्लड भी लिया गया है और ये पूरी तरह से इलीगल है। आप लोग ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। सारा लॉयर की इस तरह की बातें सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से घर आ जाती है। अब हम केट को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है। उसके अंदर की हिम्मत टूटती जा रही थी। वो कहीं न कहीं अब जीना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी, जिसके कारण उसका परिवार बहुत दुखी था। केट को इस तरह से टूटते देखकर सारा बहुत दुखी हो जाती है। वो किसी भी हाल में केट को खुश देखना चाहती है। वो केट से कहती है कि हम तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले चलेंगे। इस पर केट इमीडिएट मना कर देती है। वो कहती है बाहर के लोग देखकर मुझे बहुत हंसते हैं और छोटे बच्चे तो मुझसे डरते भी हैं,
इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर सारा टेंशन में आ जाती है। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी की ढाल बने रहना चाहती है, इसलिए सारा अपनी बेटी केट के लिए अपने सर के सारे बाल हटा देती है और अब वो भी सारा की तरह बन जाती है। केट अपनी माँ की इस सैक्रिफाइस को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब फाइनली सारा ने केट को बाहर जाने के लिए मना लिया था। अब ये पूरा परिवार मिलकर बीच पे जाते हैं, जहाँ ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ब्रियन सारा के साथ बिताए गए सारे पलों को कैद कर लेना चाहता था। आज केट को देखकर वो भी बहुत खुश नजर आ रहा था। अब केट वहाँ से वापस आकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, जहाँ पर वो अपने कुछ पुराने पलों को याद करती है और यहाँ पर हमें उसके भाई जेसी की स्टोरी का पता चलता है। जेसी जो कि उसका जुड़वा भाई है, उसे एक तरह की बीमारी है जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, यानी कि उसे अक्षरों को पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहीं न कहीं केट की बीमारी के चलते उसके पेरेंट्स जेसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए वो बचपन में ही उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं और यही वजह थी कि जेसी अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था और इसीलिए आज वो इस लड़ाई में एना का साथ दे रहा था। अब नेक्स्ट डे हियरिंग थी, सभी कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब फाइनली वहाँ जज के द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, जहाँ पर जज एना से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और वो एना से उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में पूछती है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। यहाँ तक कि जज उससे देखकर इमोशनल भी हो जाती है और उनके दिल में एना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका था। अब वो कोर्ट रूम से बाहर आकर सबको बताती हैं कि मैं अपना डिसीजन नेक्स्ट हियरिंग में सुनाऊंगी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में केट को देखते हैं, जिसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स का तो ये भी कहना था कि अब दवाइयों का केट पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सही वक्त है ट्रांसप्लांट का। लेकिन कोर्ट में केस चलने की वजह से वो एना के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। डॉक्टर सारा को ये भी बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब केट के पास बहुत ही कम वक्त बचा है, इसलिए तुम चाहो तो उसे अपने साथ अपने घर पर ले जा सकती हो, क्योंकि हॉस्पिटल से ज्यादा वो घर में खुशी महसूस करेगी और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है उसे खुश रखना और उसे हिम्मत देना, और शायद ये घर में जाके पॉसिबल हो सकता है। सारा डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर काफी परेशान हो जाती है। वो उनसे कहती है आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहती है मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो कभी कहीं नहीं जाएगी। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं जल्द ही एना को मनाकर आपके पास ले आऊंगी, पर डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं इस वक्त केट को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। अब सारा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है। केट घर आकर एल्बम में कुछ फोटोज देख रही होती है, तभी उस फोटो एल्बम में हमें इनकी फैमिली से अलग कोई इंसान नजर आता है और अब यही से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़का जो फोटो में नजर आ रहा है उसका नाम टेलर है। दरअसल ये लड़का भी एक कैंसर पेशेंट था। टेलर और केट दोनों एक ही वार्ड में एडमिट थे और काफी समय तक हॉस्पिटल में रहने पर दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। एक दिन टेलर केट को डेट के लिए इनवाइट करता है, इस पर केट बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो क्या नोटिस करती है कि धीरे धीरे उसके बाल कम होते जा रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान होती है और डेट पर जाने से मना कर देती है। लेकिन जब ये बात उसकी माँ सारा को पता चलती है तो वो अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा विग तैयार करती है और उसे बिल्कुल एक परी की तरह सजा देती है। फिर टेलर केट को घर पर लेने के लिए आता है, तब वहाँ पर उसकी माँ उन दोनों की बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करती है और फिर ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और अपनी डेट को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे केट फिर से हॉस्पिटल में होती है और वो वेट कर रही होती है टेलर के आने का, लेकिन अब तो काफी समय गुजर चुका था, लेकिन टेलर केट से मिलने नहीं आया। वो उसे बहुत कॉल करती है, लेकिन टेलर उसकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं कर रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद टेलर ने उसे धोखा दिया है। वो ये सारी बात सोचकर बहुत रो रही थी। सारा से अपनी बेटी की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो भागकर नर्स के पास जाती है और वहाँ पर उसे टेलर के बारे में पूछती है। तभी नर्स उसे बताती है कि टेलर की 2 दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। ये बात सुनते ही सारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कम से कम टेलर के सहारे ही वो खुश रह रही थी। और जैसे ही ये खबर केट को मिलती है वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि टेलर उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। अब यही से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और फिर हम टेलर की फोटो को देख पाते हैं। अपनी यादों में खोकर केट एक बार फिर से इमोशनल हो जाती है। वो टेलर को याद करने लगती है। तभी वहीं पर ब्रायन आ जाता है और वो केट को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन सारा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो ब्रायन से कहती है हमें केट की और भी देखभाल करनी होगी और इस वक्त उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन ब्रायन को सब कुछ समझ में आ रहा था। उसे पता था कि जल्द ही वो अपनी बेटी केट को खो देगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को अपने बचे हुए दिनों में हर खुशियाँ देना चाहता था। लेकिन सारा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो वहीं पर ब्रायन से लड़ाई करने लगती है। ब्रायन उसे बहुत समझाता है, लेकिन उसके ना मानने पर वो अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये सभी बीच पर जाते हैं, जहाँ वो केट के बचे हुए पलों को बहुत एंजॉय करते हैं। तीनों बच्चे साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ब्रायन भी खुश हो रहा था। तभी रात को केट की तबीयत बिगड़ जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है। और दूसरे दिन हियरिंग भी थी। हियरिंग की वजह से एना इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और वो वहीं से केट को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें परिवार को पूरा सच बता देना चाहिए। इस पर केट एना को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें बस कुछ और दिन का इंतजार करना होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एना केट की बात मान लेती है और फोन रखकर कोर्ट में आ जाती है। सुनवाई शुरू होती है, जहाँ पर सारा कोर्ट रूम में खड़े होकर एना को दोष देने लगती है। वो उससे कहती है तुम एक अच्छी बहन बिल्कुल भी नहीं हो,
तुम्हें केट के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी हालत कितनी बिगड़ रही है। सारा गुस्से में ये भी कहती है कि अगर केट को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अपनी माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर एना रोने लगती है, लेकिन वहीं पीछे उसका भाई जेसी ये सारी बातें सुन रहा था। वो जज से कहता है कि मुझे भी कुछ कहना है। एना जेसी को कुछ भी कहने के लिए रोकती है। वो जेसी को समझाते हुए कहती है कि केट ने हमें मना किया है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं बताना है, लेकिन जेसी एना की कोई बात नहीं मानता। जेसी कहता है कि आज ये सब कुछ जानना ही होगा कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। और अब यहीं पर होता है एक बड़ा खुलासा और यहीं से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये सारा प्लान केट का था। दरअसल केट ने ही एना को मजबूर किया था कि वो कोर्ट में केस कर दे, क्योंकि केट को पता था कि एक यही रास्ता है जिससे वो अपने पेरेंट्स को मना सकती है, खासकर अपनी माँ सारा को, क्योंकि इससे पहले कई बार केट ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका सारा पर कोई असर नहीं पड़ा। और अब केट के पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता था, क्योंकि केट किसी भी हाल में एना को कमजोर बनाकर खुद मजबूत नहीं बनना चाहती थी। और यही वजह थी कि उसने एना को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। वो एना से कहती है कि मुझे भी टेलर के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी मेरा परिवार कभी खुश नहीं रह पाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती। लेकिन सारा को जेसी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि एना और जेसी ने मिलकर ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। उसके विश्वास न करने पर ब्रायन बहुत गुस्सा होता है। वो कोर्ट रूम में ही खड़ा होता है और सारा को समझाने की कोशिश करता है कि पहले भी केट तुमसे कई बार इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो कभी भी उसकी बात सुनी ही नहीं, तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती थी। ब्रायन सारा को समझाता है कि उसके पास जितने भी पल बचे हैं हमें उसके साथ अच्छे से गुजारना होगा। सारा ब्रायन की ये बातें सुनकर रो पड़ती है, क्योंकि आज जाकर वो ये समझ पाई थी कि आखिर केट उससे कहना क्या चाहती है। वहाँ बैठी जज ये सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है इससे पहले कि मैं कुछ फैसला सुनाऊं, मैं सबसे पहले केट से मिलना चाहती हूँ। और वो केट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं, जहाँ पर वो उसे ब्रेव गर्ल कह के बुलाती हैं और उसके डिसीजन से काफी ज्यादा खुश होती हैं। इस वक्त पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। जज के जाने के बाद ये सभी वहाँ पर पिज्जा पार्टी करते हैं और केट के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं। तभी केट अपनी मदर से कहती है कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहती है और अब सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ सारा ही अंदर रह जाती है। वो अपनी मदर को अपने पास बुलाती है और उससे अपना एल्बम देती है और अपनी माँ से कहती है ये मेरी यादें हैं, इसे हमेशा संभाल कर रखिएगा। वो उनसे कहती है कि मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, मैं हमेशा इन यादों में आपके पास रहूंगी और दूर से हमेशा आपको देखती रहूंगी। सारा केट की ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और आज की रात सारा अपनी बेटी केट के साथ हॉस्पिटल में ही सो जाती है और उसी रात को केट की डेथ हो जाती है, जहाँ पर सभी उसे आखिरी गुड बाय कहते हैं। जाने से पहले केट ने सारा को सब कुछ समझा दिया था और उसके दिमाग में फ्लैशबैक में केट की बातें चल रही थी, क्योंकि केट अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहती थी। सारा ये सोच लेती है कि वो अपनी बेटी की कही गई बात को कभी नहीं भूलेगी, यानी कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करेगी और वो ऐसा करती भी है। कुछ दिन बीतने पर एना को लॉयर आता है, जो कि उसके हाथों में पेपर्स थमाते हुए कहता है कि फाइनली हम ये केस जीत चुके हैं। लॉयर एना से कहता है तुम एक बहादुर लड़की हो और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर याद करना। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे का रुख मोड़ लेती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारा ने अपनी लॉयर की जॉब फिर से शुरू कर दी है और वहीं ब्रायन बॉक्सर बन चुका है। वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता है। वहीं जेसी अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है और एना अपने पैशन को फॉलो कर रही है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।